साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आज हम वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हमने कल वाक्यों के वर्गीकरण में सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्यों को पढ़ा था। तो जो रचना की दृष्टि से जो वाक्यों का प्रकार थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। वाक्यों के जो प्रकार थे रचना की दृष्टि से वो हमने पढ़ लिए थे। बाकी हम आगे जो भी वाक्यों के वर्गीकरण में अब हम अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से हम पढ़ चुके हैं। अर्थ की दृष्टि से जो वाक्यों का वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे। आप सबके बीच बहुत सारी क्लासें उपलब्ध है जिसमें आपकी बाल विकास की भी क्लास चल रही है और हिंदी की क्लास भी चल रही है। हिंदी में हम बहुत सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट सा कर चुके हैं, जो आप सब लोग पीछे अवेलेबल क्लासों को जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत अच्छे से परिभाषाओं के साथ, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है। तो आज हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अर्थ की दृष्टि से। तो दूसरा जो उसमें था अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से जो सब वाक्यों के प्रकार हैं वो कितने हैं, तो वो मैंने कल लिखाए थे आपको। लगभग लगभग 7 से 8 वाक्यों के प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से आज हम वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और जिसमें हम पहले एक था रचना की दृष्टि से, वो हम पढ़ चुके हैं। रचना की दृष्टि से हम पढ़ चुके हैं। अब हम अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्थ की दृष्टि में भी जो प्रकार है उसमें हमें लिखना है वाक्य, वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं मैंने कल आपको लिखाया था, जिसमें विधिवाचक, निषेधात्मक या नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेशात्मक, आगे आदेशात्मक, विस्मयादिबोधक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक और लास्ट लिखा था संकेत सूचक। ऐसे 8 वाक्यों के इसमें 8 प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से। तो पहला हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे विधिवाचक वाक्य। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपका विधि विधिवाचक या विधि सूचक, विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। तो अब सबसे पहले हमने अर्थ की दृष्टि में जो पढ़ रहे हैं उसमें 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार में हम विधिवाचक वाक्य पढ़ेंगे। विधिवाचक वाक्य की परिभाषा लिखेंगे और विधिवाचक वाक्य से समझेंगे कि कैसे वाक्य की पहचान करें कि ये वाक्य विधिवाचक है। हमको लगातार क्लासों से जुड़े रहना है, क्योंकि अगर बहुत सारा मटेरियल आपके लिए जो अवेलेबल होता है, कभी कभी हम वो चीजें लिखाते नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें मुंह से बोल देते हैं, तो वो चीजें भी आपको आनी चाहिए। इसलिए याद रखना कि हम लगातार क्लासों से जुड़े रहें, खासकर हिंदी। मैंने आपसे बोला है कि आगे धीरे धीरे और क्लासों को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी क्लासें आप सबके बीच अवेलेबल हों। इसमें एमपीजीके की क्लास की भी बातचीत चल रही है। मैं 2 क्लास आपके लिए पढ़ा ही रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें एक हिंदी है और दूसरा आपका बाल विकास, तो वो चल ही रहा है। 3 दिन हिंदी, 3 दिन बाल विकास। पहले शुरुआत में हिंदी से की थी, फिर उसके बाद बीच में बाल विकास की क्लास भी हमने जोड़ दी है। अब आगे हम एमपीजीके की क्लास को भी जोड़ने वाले हैं बहुत जल्द, अगर सिस्टम सही रहा, बना रहा व्यवस्था तो। हालांकि आपके बीच स्ट्रेटेजी की क्लास में इतना रिस्पॉन्स नहीं है, तो बीच बीच में जो शॉर्ट वीडियो डालते थे वो भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि मैंने बीच में डाला और लोगों के पास रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको हो सकते हैं और अच्छे से मॉडिफाई करके हम लाएं। तो विधिवाचक वाक्य की हम परिभाषा लिखेंगे। वे वाक्य जिनमें वे वाक्य वे वाक्य जिनमें
किसी कार्य किसी कार्य वे वाक्य जिनमें किसी कार्य के कार्य के करने का किसी कार्य के करने का बोध या होने का बोध करने का बोध या होने का बोध होता है होने का बोध होता है बोध होता है बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं उसे विधि उसे विधि वाचक वाक्य वाक्य कहते हैं इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। आपको एकदम साहित्यिक परिभाषा और YouTube की ऐसी सारी क्लासें जो आप सबके बीच उपलब्ध है उन सब में व्यवस्थित क्लास आप सबके बीच चल रही है। आपको कोई भी इश्यू आए तो आप बीच में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो वे वाक्य जिनमें किसी कार्य के करने का बोध या होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अब कैसे? तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लिखना होगा। जैसे 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 राम बाजार जाता है राम बाजार जाता है तो राम क्या करता है राम बाजार जाता है तो वे वाक्य जिनमें किसी कार्य के करने का हो तो कार्य क्या कर रहा है वह वह बाजार जा रहा है तो वह क्या कर रहा है वह बाजार जा रहा है बाजार जाने के कारण क्या हो रहा है वहां कार्य हो रहा है और इसी को हम विधिवाचक वाक्य कहेंगे इसी को हम विधिवाचक वाक्य कहेंगे। दूसरा है आपका दूसरा प्रकार है जो हम लिखेंगे दूसरा प्रकार है निषेधात्मक या नकारात्मक निषेध निषेधात्मक निषेधात्मक या नकारात्मक नकारात्मक वाक्य निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। अब हम निषेधात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य की कैसे पहचान करेंगे तो हम उसकी परिभाषा से समझेंगे। जब हम परिभाषा पढ़ लेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे निषेधात्मक होता है और कैसे इसमें नकारात्मक। हालांकि दोनों की चीजें हैं लेकिन वो समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य वे वाक्य जिनमें किसी कार्य के न होने का वे वाक्य जिनमें किसी कार्य का न होने कार्य का न होने कार्य का न का होने का या न होने का या किसी कार्य के मना करने या मना किया जाने किसी कार्य को किसी कार्य के मना करने का बोध होता है का बोध होता है उसे निषेधात्मक उसे निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं
तो क्या है कि वे वाक्य जिनमें किसी कार्य का न होने का या किसी कार्य के मना करने का बोध होता है उसे निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ये हम बात समझ सकते हैं कि किस प्रकार से। अब इसका हम दूसरा लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से लिखें तो जैसे राम विद्यालय, राम राम विद्यालय नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है। यह राम बोले या राम कहे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, या तो वो मना कर दे या मना करने की व्यवस्था हो, जैसे किसी कार्य को करना हो या उस कार्य को करने से मना करने की बात हो। दोनों परिस्थितियों में से अगर कोई भी परिस्थिति होती है तो वहां पर वहां पर क्या होता है, वहां पर नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य होता है। ये नहीं आपको दिखाई दे, क्योंकि इस नहीं से आप इसको पहचान कर सकते हैं कि ये वाक्य नकारात्मक है या इसको निषेधात्मक कहा जा सकता है। तो ये इसमें दो ऑप्शन है, या तो राम विद्यालय नहीं जाता है तो ये सीधा हो गया, या राम विद्यालय जाने से मना कर दे कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, राम बोल दे कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अगर इस दृष्टि में भी बात होती है, अगर इस दृष्टि में भी बात होती है तो भी कहा जा सकता है कि राम विद्यालय नहीं जा रहा है। तीसरा और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा हम लिखेंगे और प्रश्नवाचक वाक्य से हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसकी पहचान करें कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से हम वाक्यों के 8 प्रकार पढ़ रहे हैं, आप सबको मैं ये बताता चलूं, जो लोग लेट जुड़े हैं क्लास में या लेट जुड़ते हैं उनके लिए, कि जो अर्थ की दृष्टि से जो हमने वाक्यों का वर्गीकरण किया था, रचना की दृष्टि से कल 3 प्रकार पढ़ लिए थे, आज हम अर्थ की दृष्टि से उनके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो अब हम प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक में क्या है, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। ऐसे वाक्यों, ये भी लिख लेते इसमें, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक 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 चिन्ह लगाना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ये बात है, टूट सकता है कि प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है वो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि सबके बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, आपका तरीका हो सकता है थोड़ा अलग हो, तो इसलिए इसको याद रखना कि हम कैसे इसको बनाएं। तो आगे आगे जो हम इसकी एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उसमें समझ में आएगा कि कैसे पहचान करें कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी पहचान करने का तरीका है कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा और कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें प्रश्न किया गया होगा। जैसे कह सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो,
ये वाली बात इसमें कही गई है। एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और दूसरा इसमें वो बात कही गई थी कि प्रश्न किया जाना अनिवार्य होता है। प्रश्न चिन्हवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है, लेकिन प्रश्न भी इसमें किया जाएगा। प्रश्न भी इसमें किया जाएगा, ये इसका मुख्य कारण है। तो इसमें प्रश्न भी किया जाएगा, ये बात भी इसमें कही गई है। प्रश्न तो किया ही जा रहा है साथ साथ में, उसके साथ साथ आपको ये प्रश्न के साथ साथ आपको क्या हो रहा है कि प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। तो दो तरीके हैं इसकी पहचान करने के। हम इन दो तरीकों से इसकी पहचान कर सकते हैं। एक तो उसमें प्रश्न चिन्ह है, दूसरा क्या है, उसमें प्रश्न किया गया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, तुम उससे कब मिलोगे, तुम उसे कब रोकोगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ प्रश्न किया जाए, जहाँ प्रश्न करने की बात हो, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो मैं एक बात कर रहा था कि वाक्यों का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें हमने रचना की दृष्टि से कल पढ़ा था, आज हम अर्थ की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत सटीक तरीके से एक अच्छी व्यवस्थित क्लास के साथ आप चल रहे हैं, तो इनको अच्छे से लिखते जाएं, एक फुल नोट्स भी अपने बनाते जाएं, जिसमें आपको आसानी भी होगी आगे समझने में। तो इसलिए फुल नोट्स की क्लास भी है, और जिसमें मैं आपको एक एक परिभाषा, एक एक एग्जाम्पल से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे से नोट्स बनाएं, जिसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बीच बीच में कोई चीजें अगर ऐड होती हैं तो उनको ऐड करते रहें, लेकिन एक व्यवस्थित नोट बनाएं जो आपके काम आ सकते हैं। और मैं एक कुछ लोगों का कमेंट्स था, जिसमें कि जो अभी समूह 2 और 4 जो जगह जिसमें आई हैं, उन जगह को भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की, बताने की कि कौन कौन वहाँ किस तरीके से फॉर्म भर सकता है, वो बता दूंगा थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि समय की व्यस्तता इतनी होती है कि क्लास को ही करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्लास में जुड़े रहना और आपको पढ़ाना मेरा एक आप सबके बीच कमिटमेंट भी है और एक जरूरी भी है। तो अब हम तीसरा प्रकार पढ़ चुके हैं जिसमें प्रश्नवाचक। चौथा पढ़ेंगे आदेशात्मक। चौथा जो प्रकार है वो है आदेशात्मक। 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 अगर क्लास अच्छी लगे तो आप बीच में लाइक शेयर जरूर करते रहें बोलने से पहले। हालांकि आप लोग अच्छे से ये काम कर रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैं आप सबसे बोलता रहता हूँ। लेकिन आप लोग भी इसमें ईमानदार रहेंगे और अपनी बात को कमिटमेंट के साथ पूरा करेंगे, क्योंकि मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ इस गर्मी में भी बिना पंखे के, और पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो आगे जो हम आदेशात्मक वाक्य है इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिन वाक्यों में आदेश या आज्ञा दी जाती है, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में आदेश या आज्ञा दी जाती है, जिन वाक्यों में आदेश या आज्ञा दी जाती है, उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। उन्हें उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो ये हमको अच्छे से याद रखना है। मैंने अभी भी आप आपसे बताया था, कभी कभी बीच बीच में थोड़ा क्लास, तो अब सही होगा, थोड़ा ब्लर था, देख लेना। आप सबके बीच अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, हालांकि मैंने कोशिश की है उसको सही किया जाए, कर दिया है, देख लेना। बाकी बीच बीच में कभी कभी क्योंकि ये सेटिंग बिगड़ जाती है बार बार, उसको मोबाइल को उसमें स्टैंड में सेट करना मुश्किल होता है। अब सोच रहे हैं थोड़ा इस स्टूडियो को भी थोड़ा चेंज किया जाए और इसमें एक नया स्टैंड जोड़ा जाए, जो थोड़ा ऊंचा करके भी रख सकते हैं, या इस बोर्ड के आधार पे थोड़ा, तो उसके इसमें लाइटिंग की कमी होने के कारण इसको लगाया था, लेकिन देखेंगे नया नेक्स्ट
क्लास जो होंगी करें उसमें आगे हम इस स्टैंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें सेटिंग सही नहीं हो पाती है और मोबाइल ब्लरिंग करने लगता है, जिससे कभी कभी थोड़ा सा, देखो अभी ठीक थी फिर वैसे ही क्लास हो गई। तो ये थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलता रहता है, इस वजह से थोड़ी बीच में फिर समस्या आ जाती है। चलो ठीक है, देखते हैं आदेशात्मक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आदेश या आज्ञा दी जाती है उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ब्लरिंग हो रही है, थोड़ी आप देखते रहें, अगर कोई ज्यादा ब्लरिंग लगे, हालांकि धीरे धीरे वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो जिन वाक्यों में आदेश या आज्ञा दी जाती है उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे 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 से समझ में आएगा कि कैसे इसमें आज्ञा दी गई है और कैसे इसका आदेश लग रहा है इसमें। तो मेरे लिए चाय लाओ, मेरे लिए चाय लाओ। तो मेरे लिए चाय लाओ मतलब इसमें वो बोल रहा है कि जो किसी से कह रहा है, या तो उसको आज्ञा दे रहा है या उससे वो ये कह रहा है कि मेरे लिए चाय लाओ, मतलब ये उसके लिए आज्ञा दी गई है और उससे कहा गया है कि ऐसा काम करो। या तो उससे बोला जाए तुम जाओ साफ सफाई करो, मेरे लिए ये लाओ, या बाजार जाओ, ऐसा कुछ भी हो जहां लगे कि कोई किसी को आदेश रूप में कार्य करवा रहा है, वहां पर आदेशात्मक वाक्य होता है। वहां पर आदेशात्मक वाक्य होता है। ये हमें उसकी पहचान करनी होती है। तो पहचान करना बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं अगर आगे भी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब का एक शॉर्ट वीडियो में बनाया जाए, इसमें सारे ट्रिक रूप में, और उसमें एक एग्जाम्पल और आदेशात्मक कैसे पहचान कर लें विथ एग्जाम्पल के समझाने की कोशिश। इसमें परिभाषा नहीं रहेगी, जैसे आदेशात्मक तो मेरे लिए चाय लाओ, मतलब यहाँ एक आदेश दिया गया है, इसलिए इसमें आदेशात्मक वाक्य इस प्रकार की क्लास तैयार करने की व्यवस्था कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो में इसको तैयार किया जाए। तो देखते हैं कितना आगे हो पाता है। तो ये चीज आपको पहचान करनी है। तो आगे अगला हम जो है आदेशात्मक के बारे में लिखेंगे, विस्मयादि बोधक। 5वां नंबर है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मय, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक की अब हम परिभाषा से समझ में आएगा कि एक कैसे विस्मयादि बोधक वाक्य है। ये हमें इसकी पहचान करते रहना है बीच बीच में। कैसे कि कैसे हम उसकी पहचान करें, मूल इसका होता है कि इसकी आपको परिभाषा को याद रखें। जब आप परिभाषा याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी किसी भी शब्द वाक्य को पहचानने में। और खासकर उसमें जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, किस बात पर कितना जोर दिया है। तो विस्मयाद में क्या है, हर्ष, शोक, घृणा, ये हमने पढ़े भी थे। तो एक दूसरे से कोई चीजें बहुत सारी रिलेटेड भी होती हैं, हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक मतलब ऐसी बातें हों, या आश्चर्य व्यक्त किया जाए, व्यक्त हो, आश्चर्य ऐसे लिख लेते हैं, आश्चर्य व्यक्त किया जाए, आश्चर्य व्यक्त किया जाए, आश्चर्य व्यक्त किया जाए। हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य व्यक्त किया जाए उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसे उसे विस्मया विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। विस्मयादि, विस्मयादि बोधक
विस्मयादिबोधक वाक्य के बाद, विस्मयादिबोधक वाक्य के बाद विस्मय सूचक, विस्मय सूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ये परिभाषा में लिखा गया है। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य व्यक्त जहां किया जाए उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इस विस्मयादिबोधक वाक्य के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाएगा। जैसे ओहो कितना सुहावना मौसम है, इसे लिखेंगे जैसे, जैसे ओहो, ओहो, ओह, तो ये लगा दिया। कितना, कितना सुहावना, सुहावन मौसम है, कितना सुहावन मौसम है, या कितना सुहावना मौसम है, वो भी लिख सकते हैं। सुहावन मौसम है, सुहावना मौसम है। तो ये भी है। अब इसमें कैसे पहचान कर लेंगे हम? तो इसमें हम ये और इसमें हम ये। तो ये पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस विस्मय सूचक चिन्ह को देखना पड़ेगा। विस्मय सूचक चिन्ह भी है और विस्मय सूचक, इसमें एक तरीके से जो मैंने आपको लास्ट में अधिकरण क्या पढ़ाया था, कारक में जो पढ़ाया था ना आपका, संबोधन, सॉरी अधिकरण नहीं, संबोधन, संबोधन जो पढ़ाया था कारक, उसमें कारक चिन्ह मिलान, इसमें ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो एक तरीके से उसकी भी ट्रिक इसमें यूज कर सकते हैं कि जो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है उन कारक चिन्हों के आधार पर, जैसे हे, अरे, वो, तो जहां कारक चिन्हों का प्रयोग होगा इसमें पहचान भी कर लेंगे कि कारक चिन्ह का प्रयोग भी होगा इसमें, तो कारक चिन्ह भी लगा होगा और कारक भी इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे ओ और ये चिन्ह, तो दोनों से हमने पहचान कर लिया कि कारक चिन्ह है और इसके साथ ये है। तो इसमें विस्मयादिबोधक वाक्य ये है। इसकी ये पहचान करने का एक अच्छा सा तरीका है, इससे हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। नंबर 6 जो हम विस्मयादिबोधक की बात पढ़ेंगे तो संदेह सूचक वाक्य, संदेह, संदेह सूचक, संदेह सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य। संदेह सूचक जो वाक्य है, संदेह सूचक जो वाक्य है, संदेह सूचक जो वाक्य है उसमें कैसे पहचान करेंगे? तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे संदेह सूचक की। जिन वाक्यों में संदेह और संभावना प्रकट हो, जिन जिन वाक्यों में संदेह और संभावना, संभावना, संदेह और संभावना प्रकट हो, प्रकट हो, उसे संदेह, उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। तो अब इसमें हो गया कि संदेह सूचक, संदेह कैसे? जैसे हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि तुम तुम ऐसे बोला किसी के बारे में, तुम वहां, ये नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। वह आ सकता है, बारिश हो सकती है, वह जा सकता है, तुम मिल सकते हो। मतलब जहां पर ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाएं, यहाँ पर कुछ संभावनाओं जैसा हो, वहां पर संदेह सूचक होता है या संदेह व्यक्त किया जाए। तुम हार सकते हो, तो ऐसा संदेह है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम लड़ सकते हो, तो ये संभावना है। तो इस प्रकार के जब वाक्यों का प्रयोग होगा तो वह
क्या लिख सकते हैं, वो है कि आ सकते हो, तुम आ सकते हो। तो तुम आ सकते हो मतलब ये संभावना है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। या इसमें लिख दें वर्षा, बारिश, वर्षा सॉरी, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। तो ये क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना होने के कारण बात की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो तुम फेल हो सकते हो तो ये संदेह है, तुम हार सकते हो तो ये संदेह है। संदेह या संभावना दोनों लगभग सेम शब्द है, लेकिन अलग अलग व्यवस्था इसलिए क्योंकि संदेह अलग चीज हो जाती है और संभावना अलग चीज है। तो संभावना क्या है कि तुम हार सकते हो, तुम हार सकते हो ये संदेह है। तुम हार सकते हो ये क्या है, संभावना नहीं है, ये संदेह है। मतलब लग रहा है कि हार सकते हो, लेकिन इसमें संभावना नहीं है क्योंकि संदेह किया जा रहा है। जरूरी नहीं तुम हारो, लेकिन हार सकते हो ऐसा कहा गया है। तो ये चीजें इसमें क्लियर समझ में आई। तो ये संदेह सूचक वाक्य है। तो हम वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें अर्थ की दृष्टि से हम लगभग 6 वाक्य पढ़ चुके हैं। और हम अगला जो वाक्य है वो 7वां वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। 7वां वाक्य जो पढ़ेंगे वो है आपका इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्य की अब हम परिभाषा लिखेंगे और इच्छा सूचक वाक्य से हम समझेंगे कि इसमें कैसे पहचान करें कि ये इच्छा सूचक वाक्य है। तो हम वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो वाक्यों के वर्गीकरण में हमने इससे पहली क्लास में उन रचना की दृष्टि से वाक्यों का साधारण वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य को पढ़ा था। तो आज हम अर्थ की दृष्टि से जो है वो हम वाक्यों का वर्गीकरण, हम बहुत स्लोली चल रहे हैं, चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। स्लोली नहीं चल रहे हैं, हालांकि हमने बहुत सिलेबस देखा जाए तो हमने लगभग सिलेबस का आधे से ज्यादा तो व्याकरण है वो हमने कर लिया है। अब उसमें क्या है कि हम अगर थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, वो पढ़ना, साहित्य पढ़ना है, तो उसके लिए हमें अलग से व्यवस्था है। लेकिन हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण हम आधे से ज्यादा पार कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और है जो हमें पढ़ना है, जिसमें लगभग मैंने आपको वर्णमाला, फिर उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण, लिंग, वचन, कारक, इसके बाद समास, रस, संधिया, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ा है, अलंकार। अब ये तो अभी इसमें थोड़ा बहुत छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं। चिन्हों का कारक चिन्ह, सॉरी, चिन्हों को पढ़ना है अभी में इसमें, फिर उसके बाद आपके छंद रह जाते तो है। लेकिन आधे से ज्यादा लगभग हम सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। ये लगभग जब पूरा हो जाएगा तो हमारा आधे से ज्यादा हो जाएगा, लगभग हम आधे से ज्यादा तो पार कर ही लेंगे। और इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए हम आपको बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है। और आगे हम, और इसके लिए इसको हम अलग अलग करके डिवाइड करके भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें पता है कि छोटी छोटी चीजें पढ़ने में क्या दिक्कत होती है, क्या समझ में नहीं आता, तो ये इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब हम इच्छा सूचक वाक्य की परिभाषा लिखेंगे। जिन वाक्यों में इच्छा व्यक्त की जाती है, जिन जिन वाक्यों में इच्छा व्यक्त की जाती हो या इच्छा व्यक्त की जाती है या की जाती हो, उन्हें उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। उसे उसे इच्छा इसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे 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 वह बीमारी से जल्द ठीक हो जाए, तो ये मेरी इच्छा है। वह बीमारी से जल्द
ठीक या जल्दी ठीक हो जाए, वह पास हो जाए, वह मतलब ऐसे शब्द जहाँ ऐसे चीजें हो जहां पर इच्छा व्यक्त की जाए, जैसे वह बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए, तो ये मेरी इच्छा है, हम कैसा कह रहे हैं, वह पास हो जाए, भगवान करे वह स्वस्थ रहे, भगवान करे वह अमीर बने, भगवान करे ऐसा, मतलब हम जहां अपने आप को ये समझे कि सामने वाले के उससे भला हो, उसका अच्छा हो, उसके लिए हम अच्छा सोचें, ऐसे ही हम जहाँ इच्छा व्यक्त करते हैं वहां पर इच्छा सूचक वाक्य होता है। जैसे हमने कहा कि वह बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए, तो ये हमारी प्रबल इच्छा है कि उस बीमारी से जो ग्रसित है या उस समस्या से जो ग्रसित है उससे ठीक, भगवान करे, भगवान तुम्हारा भला करे, मतलब मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हारा अच्छा ही करे। ऐसे कई शब्द जहां पर ऐसी व्यवस्था दिखे जिनमें लगे जिन वाक्यों में कि इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो वहां पर इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो वाक्यों के जो हम प्रकार हैं वो पढ़ रहे हैं, उसमें हमने इच्छा सूचक वाक्य को पढ़ा और संदेश सूचक, तो ऐसे हम लगभग सात, एक अंतिम है जो आपका संकेत सूचक वाक्य, इसको हम और पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। तो एक लास्ट है जो हम पढ़ना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे और इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे और आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या रहेगा। तो अभी हम लास्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका आठवां और अंतिम जो है वो है संकेत सूचक, संकेत सूचक, संकेत सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य। अब संकेत सूचक जो वाक्य है उसकी हमें परिभाषा लिखनी है, तो संकेत सूचक वाक्यों को कैसे पहचान करेंगे, आठवां प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, मतलब सात पढ़ लिए, आठवां हम पढ़ रहे हैं, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे वो इसी में अभी हमारा एक और जो बचा हुआ है आपका, जो हमने कल बताया भी था आपको वाक्य की दृष्टि से, तो वाक्य की दृष्टि से जो रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आगे जो है इसकी हमें परिभाषा लिखनी है, जिन वाक्यों में संकेत किया जाए, संकेत वाचक में संकेत सूचक में क्या हो, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में संकेत किया जाए, संकेत किया जाए, जिन वाक्यों में संकेत किया जाए या संकेत की भाषा का प्रयोग हो, या संकेत की भाषा का प्रयोग हो, संकेत की भाषा का प्रयोग हो, उसे संकेत सूचक वाक्य कहते हैं, उसे संकेत संकेत सूचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, उसे संकेत सूचक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में संकेत किया जाए या संकेत की भाषा का प्रयोग किया जाए उसे हम संकेत सूचक वाक्य कहते हैं, इसे हमें इसकी पहचान करनी है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें कैसे है, तो परिभाषाओं में। अब इसका एक एग्जाम्पल है जिससे हम लिखेंगे, जैसे 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 तुम वहां मत जाना, तुम वहां मत जाना, तुम खाना मत खाना, तुम वहां खड़े मत होना, मतलब एक प्रकार का आदेश भी लगता है लेकिन इसमें संकेत है, तो कभी कभी आदेशात्मक वाक्य और संकेत वाक्य का मिलान हो सकता है, लेकिन हम शब्दों में देखेंगे तो हमें दोनों में अंतर बहुत है। जैसे उसमें लिखा है, इसलिए मैंने उसको रेज नहीं किया, मेरे लिए चाय लाओ, वो आदेश है, लेकिन तुम वहां मत जाना ये आदेश नहीं है, ये आपके लिए संकेत है। संकेत मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको नुकसान कर सकता है, वो इस प्रकार का आपको संकेत दे रहा है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है
यहाँ पर जो बात कही गई है वो अलग है और वहां पर जो बात कही गई है वो अलग है। लेकिन हमें कभी कभी लगता है जैसे वो आदेश जैसा ही व्यवस्था लग रही है कि जैसे वो आदेश दे रहा हो, लेकिन आदेश नहीं दे रहा है, वो बात को संकेत के तौर पर समझा रहा है कि तुम वहां मत जाना। और जिन वाक्यों में संकेत किया जाए या संकेत की भाषा का प्रयोग हो उसे संकेत वाचक सूचक वाक्य कहते हैं। और वहां क्या है कि मेरे लिए चाय लाओ, माना ये ऑर्डर टाइप में है कि वो आदेश दे रहा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें आप लोग। मेरा मेरे वीडियो आप सबके बीच बहुत सारे वीडियो, लगभग बहुत वीडियो अवेलेबल भी है और बहुत क्लास अवेलेबल है। लगभग मैं व्याकरण का आधा हिस्सा आप सबको पढ़ा चुका हूँ। तो उस आधे हिस्से को लगभग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, जिससे आगे आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आ सके। विस्तृत नोट की क्लासें हैं जिसमें आपको पूरा एक परिभाषा, एक एग्जाम्पल और सारी चीजें जो हो सकती हैं उस क्लास में, वो सारी चीजें मैंने की हैं। और हो सकता है कि हम क्वेश्चन की क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगे क्वेश्चन की क्लास की भरमार है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, लेकिन आपके पास फुल नोट्स की कोई भी नहीं है, संपूर्ण सिलेबस का किसी का नहीं है। मैंने कोई सिलेबस को एक आधार नहीं माना है, सारे लोगों के लिए काम आ सके ऐसी क्लास है जिसमें सारी चीजों को लगातार पढ़ाया है। कुछ लोग निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं, उसमें भी कुछ निर्धारित चीजों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम फुल नोट्स, फुल क्लास, फुल सिलेबस, सारी सिलेबस के लिए काम आए ऐसी क्लास है। आज की क्लास के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, नमस्कार।